नमस्कार साथियों। सीईटी को लेकर के हम लोग बात करेंगे और सीईटी के जो एग्ज़ाम की डेट है, सीईटी के एग्ज़ाम की डेट अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा घोषित कर दी गई है और इसमें सीईटी का एग्ज़ाम 2 स्तर पर हो रहा है, एक तो +2 10+2 और एक ग्रेजुएशन लेवल पर। तो जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन लेवल वाला एग्ज़ाम पहले हो रहा है, ये आपके 23 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर के बीच कई पारियों में ये एग्ज़ाम होगा, क्योंकि इसमें बैठने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और फिर जो स्नातक स्तर का ग्रेजुएशन लेवल का जो है, वो 1 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच इस एग्ज़ाम को आयोजित किया जाएगा। और जो विद्यार्थी ग्रेजुएट किए हुए हैं, वो दोनों ही एग्ज़ामों को देंगे, ये चीज़ आप सारे जानते हैं। तो परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो अधीनस्थ बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अ, इतने इतने दिनों में और कई पारियों में ये जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अब इसमें नया जो चेंज हुआ है, नया चेंज क्या हुआ? बाकी सारी चीज़ें पुरानी हैं। आज ही की न्यूज़ न्यूज़ है ये, भास्कर अखबार की। और इसमें ये कहा गया है कि जून लास्ट में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में ही सीईटी के जो आवेदन है, सीईटी के आवेदन शुरू कर दिए जाएँगे। और इसमें जो चेंज है, इसमें चेंज क्या रहा है, एक तो पाठ्यक्रम में 4 नए टॉपिक जोड़े गए हैं पाठ्यक्रम में। और जोड़े गए टॉपिक क्या हैं, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक हैं और जिनकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। एक तो सीपीआर, यदि किसी की अचानक सांस बंद हो जाए, हृदय गति उसकी रुक जाए, तो उसको पंप किया जाता है। तो एक तो सीपीआर जोड़ा है, एक प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड जो है वो जोड़ा है कि आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड किस प्रकार से किया जाए, प्राथमिक उपचार किस प्रकार से किया जाए। और एक ड्रग एब्यूज नाम से टॉपिक है, जिसमें नशीली जो दवाएं हैं वो गलत है, उनका उपयोग जो है उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके लिए है। और एक सोशल मीडिया एडिक्शन है, ठीक है। और सोशल मीडिया से व्यक्ति को किस प्रकार से दूर रखा जाए, जबकि हम एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो सरकार ये चाहती है और कई देशों ने ऐसा कानून भी बना दिया है कि नाबालिग बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाए, बैन किया है बहुत सारे देशों में। तो यहाँ जो अध्ययन बोर्ड है, अध्ययन बोर्ड ने भी इसी प्रकार से जो सोशल मीडिया एडिक्शन है इससे बचाव किस प्रकार से किया जाए, ये भी पाठ्यक्रम में इन्होंने शामिल किया है। और अब जो पात्रता है, पात्रता अब 3 साल रहेगी इसकी। पहले इसकी पात्रता 1 ही साल हुआ करती थी, अब 3 साल इसकी पात्रता रहेगी। और 40% आपको मिनिमम लेकर के आना है। जिसके पास में 40% जो प्राप्त कर लेगा, उसका सीईटी क्लियर हो जाएगा, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का है और चाहे 10+2 लेवल का है। और दूसरा, इन्होंने बहुत स्पष्ट एक बात कही है कि नेगेटिव मार्किंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग अब 1/3 जो है, 1/3 तय की जाती है या 1/4 तय की जाती है, ये भी डिसाइड नहीं है कि एक गलत पर आपका 1/3 नंबर कटेगा या 1/4 नंबर कटेगा। ये इन दोनों में से कोई एक रहने की संभावना है। ज़्यादा संभावना ये है कि 1/3 रहे, 1/4 भी हो सकती है, इस प्रकार की संभावनाएं रहेगी। तो नेगेटिव मार्किंग है, 3 साल तक आपका जो प्रमाण पत्र है, आपका प्रमाण पत्र वैलिड रहेगा। और अब इस पात्रता परीक्षा में, ये केवल एक पात्रता परीक्षा, ये नौकरी नहीं है ये। और ये पात्रता परीक्षा सरकार के द्वारा इसलिए आयोजित की जा रही है ताकि जो बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होते हैं, उनकी छंटनी प्राथमिक स्तर पर ही कर दी जाए। नहीं तो पहले हम देखते हैं पटवार की वैकेंसी आती है तो लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन अब पटवार की वैकेंसी में वही अभ्यर्थी फॉर्म भर सकेंगे जिनका सीईटी क्लियर है। और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा अ, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा 10+2 के तहत आपका यदि 10+2 का सीईटी यदि क्लियर है, तो आप कांस्टेबल आदि जो एग्जाम है, कांस्टेबल आदि एग्जाम आप दे सकते हो। और यदि आपका स्नातक वाला यदि क्लियर है, तो आप ग्राम सेवक आदि जो एग्जाम है, वो एग्जाम आप दे सकते हो। हर एक का अध्यक्ष बोर्ड ने अलग रखा हुआ कि भाई ये हमारी +2 की वैकेंसी है, ये हमारी ग्रेजुएशन की वैकेंसी है, लेकिन दे वही पाएगा जिसका सीईटी क्लियर है। और आपने यदि ग्रेजुएशन वाला क्लियर किया हुआ है, तो आप केवल ग्रेजुएशन वाला दे सकते हो। और आपका यदि दोनों क्लियर है, तो आप दोनों स्तरों की भर्तियों में शामिल हो सकते हो। तो यदि आप ग्रेजुएट हो, तो आप प्रयास कीजिए कि दोनों ही आप क्लियर करें, ठीक है। फिर इसमें जो सवाल हैं, सवालों की संख्या रहेगी आपके 150 दोनों में ही 150 रहेगी। और 150 में आपको 40%, मतलब कि 60 जो पर्सन है, 60% मतलब कि 120 नंबर
आपको लाने हैं यदि आपकी कैटेगरी जनरल है तो। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है, रिजर्व कैटेगरियों को हम देखते हैं कि जो 5% की छूट है, 5% की छूट रिजर्व कैटेगरियों को दी गई है। जैसे आज का जो अखबार है, आज के अखबार में भी देखो लिखा हुआ है कि 40% और आरक्षित वर्ग के लिए 5% की छूट रहेगी। भाई जो भी जितने भी आरक्षित वर्ग हैं उन सब में 5% की छूट रहने वाली है। ठीक है, तो मोटा मोटी यही अनुमान है कि आपको 60 सवाल या 120 जो है 120 नंबर आपके होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी में आप हैं तो आपको 35% आपके जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो 150 का जो 35% है वो आप लोग देख लेना। अब इसमें परीक्षा की जो योजना है वो दोनों में सेम है। दोनों में सेम होने का मतलब है कि दोनों में ही प्रश्नों की संख्या 150 है और आपके अंक 300 है। मतलब कि प्रत्येक सवाल 2 नंबर का प्रत्येक सवाल रहने वाला है, और एग्जाम 3 घंटे का होगा। 3 घंटे हैं, 150 सवाल है। और इसमें जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में हम देखते हैं कि सामान्य अध्ययन है, दोनों में ही है, दोनों में ही गणित है, दोनों में ही रीजनिंग है, दोनों में ही भाषा है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं आपको आनी चाहिए। जो डेली डेली लाइफ की जो साइंस है, डेली लाइफ की साइंस आपको आनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर का जो नॉलेज है वो भी होना चाहिए, और समसामयिकी का भी आपको पता होना चाहिए। और यदि आप इसके गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आपने अब तक इसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम आपने साइट से डाउनलोड कर लिया होगा। और दोनों पाठ्यक्रमों में थोड़ा अंतर है। जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पाठ्यक्रम है, ग्रेजुएशन लेवल का पाठ्यक्रम हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी थोड़ा बड़ा है। 10+2 का जो पाठ्यक्रम है उससे ये पाठ्यक्रम आपके बड़ा है। ठीक है, अब हम बात करें पाठ्यक्रम की, तो आप देखोगे पाठ्यक्रम की स्लाइडें हैं मेरे पास। तो इसमें राजस्थान का इतिहास है, कला संस्कृति साहित्य परंपरा विरासत, इसमें क्या क्या टॉपिक हैं ये आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको देखो इसमें सेलेक्ट कैसे करना है। तो इसमें जैसे एक टॉपिक है आपके प्रमुख राजवंश। अब राजवंश इतना बड़ा टॉपिक है कि आप उसमें जितना समय लगाना चाहते हो उतना समय आप लगा सकते हो। लेकिन आप यदि सीईटी के अभ्यर्थी हैं तो इसमें आपको जो प्रमुख व्यक्तित्व जो हैं राजवंशों के वो आपको देखने चाहिए। जैसे आप मेवाड़ पढ़ रहे हो तो मेवाड़ में ज़्यादा संभावना यही है कि महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, जयत्र सिंह हैं, उदय सिंह है, महाराणा कुंभा है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 40% की जो बाधा है, 40% की बाधा यदि आप दूर करना चाहते हैं तो देखो पूरा जो पाठ्यक्रम है, पूरा पाठ्यक्रम बड़ा पाठ्यक्रम है, विस्तृत पाठ्यक्रम है। तो आपको सेलेक्टिव पाठ्यक्रम पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें यदि आप मान लो कि जो 150 जो सवाल है, 150 में से आपको 60 सवाल, यदि आपके मान लो कि 100 भी हैं और मान लो किसी के 120 भी हैं, तो है उनके पास में पात्रता ही है। हाँ, आपके 120 हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि मेरे को 60 प्लस करना है, 60 प्लस मुझे करना है, ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। और सवालों की प्रकृति को अपने देखें तो सरल कठिन सभी प्रकार के सवाल आते हैं, तो 150 में से 60 सवाल करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और पाठ्यक्रम इतना विस्तृत है, यदि आप एक खंड लेकर के बैठेंगे तो भी जैसे जून का महीना चल रहा है, अक्टूबर में एग्जाम होनी है ना, तो जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर में एग्जाम है, तो 4 महीने हैं। अब 4 महीने में यदि जिस हिसाब से सामान्य दिन दिया हुआ है तो आप सामान्य दिन ही पूरा कर लो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो आपको सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं, सिलेक्टिव चीज़ें आपको देखनी है। और इसके साथ साथ आपको जो पुराने पेपर है, पुराने पेपर आप पढ़ो, तो पुराने पेपरों से आपको आइडिया लग जाएगा कि प्रश्नों का जो स्तर है, प्रश्नों का स्तर किस प्रकार का है। भाषा दोनों है, यदि आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आपको दोनों भाषा नहीं आती है तो आप हिंदी पर थोड़ा सा ठीक काम करें, हिंदी को थोड़ी अच्छी ज़्यादा अच्छी करें आप। और अंग्रेजी में भी जो आपको 2-3 टॉपिक यदि आ रहे हैं, जैसे प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसमें से यदि आपको एक आधा कोई टॉपिक आ रहा तो आपको वो भी देखना चाहिए। फिर मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स और रीजनिंग में यदि आपको मैथ्स आती है तो रीजनिंग जो है, रीजनिंग आपके लिए सरल हो जाती है। तो इन टॉपिकों पर भी आपको अपना जो फोकस है, अपना फोकस करना चाहिए। लेकिन मैथ्स के जो सारे चैप्टर हैं, मैथ्स के सारे चैप्टर करने के बजाय आप पुराने पेपर देखो, और जिनमें से ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं आपको वो चैप्टर प्राथमिकता से करने चाहिए। हाँ, यदि आप विलक्षण प्रतिभा प्रतिभा के हो और आप यदि कर सकते हो तब तो पूरा सिलेबस ही करना चाहिए। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि भाई पहला जो टारगेट है, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। तो इसके लिए आपको पाठ्यक्रम को कई भागों में बांट करके अपने लिए पहले 60 अंक
सुरक्षित करने वाले जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आपको बहुत अच्छे से आपको देखने चाहिए। और करंट भी है इसके अंदर, तो करंट में आप लगभग 6 महीने तक का जो करंट है, 6 महीने तक का करंट आपको पढ़ना चाहिए। और इसके लिए आप अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है, अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का आप अध्ययन कर लीजिए। जैसे अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो उससे पहले के जो 6 महीने हैं, उससे पहले के 6 महीने का करंट आपको पढ़ करके जाना चाहिए। और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए हैं, उन एग्जाम में जो करंट के सवाल आए हैं, उन करंट के सवालों को आपको देखना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। हालांकि अभी जो सवाल आ रहे हैं, जैसे अभी स्कूल लेक्चर का एग्जाम हुआ, तो उसमें यदि आप देखोगे तो यदि करंट में आपको चारों बातें यदि आ रही है, तब आप सवाल सीख कर पाओगे। हालांकि सरल सवाल भी आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो एग्जाम अलग है, और आपका जो एग्जाम है केवल पात्रता एग्जाम है। तो हो सकता है कि आपके सवालों का स्तर उतना नहीं रहे जितना स्कूल लेक्चरर या हमने अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम होना है, इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ स्तर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको थोड़ा फॉलो करना चाहिए। इनको यदि आप फॉलो करोगे तो आपके लिए निश्चित ही फायदा होने वाला है। ये मेरे पास में स्लाइडें हैं सारी सिलेबस की, तो हम जो समसामयिक है इस पर अपने बात कर लेते हैं, बाकी आप साइड से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो इसमें जो समसामयिक घटनाएं हैं आपके राजस्थान की, भारत की और विश्व की, तीनों जो घटनाएं, तीनों घटना ही है। लेकिन देखो, खेल कूद एकदम बिल्कुल अलग से दिया हुआ है, तो खेल कूद पर आप थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक चर्चित स्थान, व्यक्ति और संस्थाएं जो है, ये आपको देखनी है। तो ये आपका पाठ्यक्रम है। मैं शॉर्ट में अपनी बात को वापस रिवाइज कर देता हूँ। सेलेक्टिव पाठ्यक्रम आप लोग देखें, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए कि आपको 60 सवाल करने हैं। पुराने पेपर आप लोग देखें भाषा में, यदि आप दोनों कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदी पर आप थोड़ा विशेष ध्यान दें। पुराने पेपर निकालें और रोज की कम से कम 1 घंटे की या 1.5 घंटे की रोज ऑब्जेक्टिव सवाल निकालने की जो प्रैक्टिस है, ऑब्जेक्टिव सवाल निकालने की प्रैक्टिस आप कीजिए। और ज़्यादा अच्छा है कि आप जो पुराने सवाल हैं, जो पुराने सवाल आए हुए हैं, उन सवालों को आप देखिए। अब पुराने सवालों का मतलब ये नहीं कि भाई आप केवल सीईटी वाले देखें, है ना। किसी भी एग्जाम में आया हुआ जो सवाल है, किसी भी एग्जाम का आया हुआ सवाल आप देख सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप 40% की जो बाधा है, 40% की बाधा को आप पार जरूर कर पाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है, तो उन सवालों को आप बिल्कुल नहीं छेड़ें जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और यदि आपको लगता है कि उत्तर 2 विकल्पों में से ये एक है, तो फिर आप उस सवाल को हल आप जरूर करें। तो इन सावधानियों के साथ अपनी तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम के लिए आपको खूब शुभकामनाएं।